मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस सुबह की घड़ी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पॉलिटी की इस क्लास की सीरीज के साथ एक नए जोश और जुनून के साथ आ गया हूँ। आपके 123 अनुच्छेद पूरे हो चुके हैं अभी तक, और आज 124 से 147 अनुच्छेद तक हम पढ़ने वाले हैं। आज सुबह के बज गए हैं 6 और आप सुनना शुरू कर दिए हैं इंजीनियर कार्तिक एसएससी को। और आज का मोटिवेशन जो कोड है कि न जाने कैसे कैसी ख्यालों में खो जाते थे हम, न जाने कैसी कैसी ख्यालों में खो जाते थे हम, कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम। आज तो नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती, पहले तो माँ की एक लोरी में भी सो जाते थे हम। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो समय चल रहा है वो डिप्रेशन और तनाव और टेंशन का समय चल रहा है। याद कीजिए वो बचपना जब माँ की एक लोरी में आप सो जाया करते थे। सच में ये आज का मोटिवेशनल कोट बहुत ही मार्मिक और इमोशनल है। तो चलिए इस इमोशनल को कंट्रोल करते हुए आज आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ तुम्हें दे सकती है और बाकी सब मोह माया है। कोई भी चीज़ तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम से आपको हटा नहीं सकती। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अनुच्छेद भाग 5 स्टार्ट हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय आज हम पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 124 से लेकर 147। मूल बिंदु पढ़ते हैं कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है और भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया। न्यायपालिका स्वतंत्र है और ये कहाँ किया गया है? यूएसए से लिया गया है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो याद रहेगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। ये किससे लिया गया है? न्यायपालिका 1935 से लिया गया है। पदानुसार 3 स्तर होते हैं, उच्च, उच्चतम, उच्च और अधीनस्थ। 3 प्रकार के होते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। देखो, भारत स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल की न्याय समिति का स्थान ले लिया है। पहली बैठक कब हुई थी बताइए? 28 जनवरी 1950 में पहली बैठक हुई थी। और ये हमारा दूसरा है कि संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन किया गया था। याद रखना, पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 को हुई थी और यह किससे अडॉप्ट किया गया? 1935 अधिनियम के अनुसार के अडॉप्ट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 7 न्यायाधीश तथा कुल 8 होंगे। वर्तमान में कितने थे? ये स्टार्टिंग की बात है, लेकिन वर्तमान में 34 हैं, 1 और 33। इस समय राजीव खन्ना जी हैं कि कौन है? अभी सीजीआई फिर से चेंज हुए हैं, उनका नाम बताइए। ये 91 हैं। संजीव खन्ना के बाद भी कोई आया हुआ है, उनका नाम बताइएगा। पहले न्यायाधीश कौन थे? ये आप याद कर लीजिए। एच जे कानिया वो पहले न्यायाधीश अध्यक्ष रहे, पहले मुख्य न्यायाधीश रहे। और अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम बताइए, क्योंकि संजीव खन्ना हट गए हैं। तो वर्तमान कितना है? 1 + 34, 1 + 33 = 34। चलो अनुच्छेद 124 में 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं? टोटल 34, 1 + 33। सर्वोच्च न्यायालय कब न्यायपालिका ये स्टार्ट हुआ? ये 1935 के अधिनियम से लिया गया। कब लागू हुआ? 1937 में। चलो, भारत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या में निर्धारित नहीं करती तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे, ठीक है ना। पहले 7 ही थे, 1 + 6, लेकिन अब क्या है? 33 + 1 हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय में ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रपति के इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझा और साधारण करेगा। 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद तक वह पद पर रहेगा, ठीक है ना। जज केस और ये चलो, जज केस फर्स्ट क्या है कि बता रहा 1982, सेकेंड 1983, 93 और 1998। देखो, 99 संविधान संशोधन 2014, जजों का समूह, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और एसपी गुप्ता मामले 99 संविधान संशोधन संवैधानिक। मतलब कहने का मतलब है कि 1999 जो संविधान संशोधन हुआ तो 2004 में हुआ था। और जज केस तो हुआ था, एक केस हुआ था कि जजों का समूह, यहाँ पर कोलिजेशन बराबर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
NJAC, मतलब कहने का मतलब है कि जो ये फर्स्ट बार जजेस केसेस आया था, ये चीज़ प्रॉब्लम आई थी कि हमारा जो जजों का समूह है कोलिजियम होगा, और वास्तव में हमारे जजों का कोलिजियम का मतलब होता है एक विशेष जातीय संप्रदाय, मतलब कोलिजियम एक सिस्टम होता है, और ये राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग NJAC द्वारा निरूपण किया जाता है। और कोलोजियम सिस्टम आप पढ़ेंगे ना तो यूट्यूब पर डाल के पढ़िएगा कोलोजियम सिस्टम क्या है, जजों का समूह ये कोलोजियम सिस्टम कहलाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कि ये एक प्रकार की ऐसी है जो विशेष कास्ट के लोग ही जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो फोर्थ क्या था कि 99 संविधान संशोधन असंवैधानिक था, हो गया था। ये एक ऐसा संशोधन रहा है अभी तक 99 जो असंवैधानिक क्या कहते हैं हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया था। ये 1999 संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। ये कब हुआ था? 2015 में हुआ था, याद रखना 2015 में हुआ था। ये असंवैधानिक करार दिया गया था। तो ये कोलिजियम सिस्टम के लिए था कि भाई कोलिजियम सिस्टम हटाया जाए, लेकिन वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने उसको हटा दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आगे आ गए हैं कि जजों की नियुक्ति में की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। जजों की नियुक्ति की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। नंबर 1 क्या है? एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। मतलब कि न्यायाधीश अपने हाथ से लो भैया तुम लिख दे रहे हैं, आज खर्रा जा रहे हैं। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में दिए गए तरीकों से उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ये तो अपना ही है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। प्रथम न्यायाधीश मामला 1982, द्वितीय न्यायाधीश मामला 1983, जो अभी वहाँ बताया गया था। इसके पहले 82-83 बताया गया था ना। ये देखो ये वाला कोलिजियम सिस्टम 1982, 1993, 1998। तो वही चीज़ है 1982, 1993, 1998। आखिर इसमें क्या कहा गया था, ये चीज़ हम पढ़ते हैं। तो 82 में ये क्या गया था कि 82 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले में SP गुप्ता केस या प्रथम न्यायाधीश केस के नाम से जाना जाता है। इस पहले क्या है? SP गुप्ता या प्रथम न्यायाधीश केस के नाम से जाना जाता है। इस मामले में कार्यवाही के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 2 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। वो कौन कौन से हैं? जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया कि क्या संवैधानिक अनुच्छेद 124 में परामर्श शब्द का अर्थ सहमत है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और यह कहते हुए इनकार कर दिया कि परामर्श का अर्थ सहमत नहीं। परामर्श का अर्थ सहमत नहीं। तो भैया क्या है अगर सहमत नहीं? तो राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर न्यायालय के लिए बाध्य नहीं थे। ठीक है ना। और इस मामले में चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु वह हिस्सा था जहां सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा दिया गया कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी किसी राज्य के किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा मतलब जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, अगर वो चाहे भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, उसका दबदबा बना है और वो चाहता है यहीं पर रहें, तो इसके अनुरूप भी उसको यहाँ से वहाँ हटाया जा सकता है। तो ये केस हुए। तो इसमें मेन अगर रखना सर्वोच्च न्यायालय के ने इस खारिज कर दिया और सुनकर इनकार कर दिया कि परामर्श कुल मिला के ये शब्द का यहाँ पर वो किया। किसने किया? SP गुप्ता ने किया। कैसे थे? प्रथम न्यायाधीश केस के नाम से कब हुआ था? 1982 में। चलो द्वितीय पढ़ते हैं। द्वितीय की बात करते हैं। 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा एक याचिका दायर की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और परामर्श का अर्थ बदल कर सहमत कर दिया। देखो यहाँ पर सहमत नहीं थी, उन्होंने सीधा सीधा बनाया कि परामर्श का अर्थ सहमत नहीं है। ध्यान देना, इसमें क्या है? परामर्श का अर्थ सहमत नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पर वो चीज़ें अलग कर दिया, पलट दिया कि परामर्श का अर्थ क्या हो गया? अब सहमत हो गया, सहमत कर दिया। इस पर भारत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के लिए बाध्य हो गया। देखिए ये सब हाई कोर्ट आ भैया, यहाँ सब चलत है। इस प्रकार से कॉलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ। अब यहाँ से कॉलेजियम प्रणाली आ गया। तो क्वेश्चन पूछता है कॉलेजियम प्रणाली कब आया? तो 1900 कब आया? 93 में आया। ठीक है ना, 93 में आया। और यहाँ पर क्या हुआ? जो परामर्श है उसको क्या कर दिया गया? परामर्श शब्द का अर्थ क्या कर दिया? सहमति हो गई। अब थर्ड जजेस केसेस में पढ़ते हैं।
1998 में हुआ, पहला 82, फिर 93, फिर 98। 124, 217 और 222 के परामर्श शब्द के अर्थ का सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ जारी किया। परामर्श प्रक्रिया में केवल मुख्य न्यायाधीश ही शामिल नहीं होंगे। परामर्श में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कोलिजियम शामिल होगा। अगर 2 न्यायाधीश भी राय के खिलाफ हों तो सीजीआई सरकार को इसकी सिराफत नहीं देगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम क्या कहते हैं वो जज बनता है, वो कोलिजियम सिस्टम। समझ में आ रहा है? कोलिजियम सिस्टम एक ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं वो है। अब देखो इसमें क्या सिस्टम हो सकता है। कोलिजियम सिस्टम से प्रॉब्लम ये है, जैसे हम लोग वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो एक्सपायर हुए वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, अगर उन लोग मिलकर बनाते हैं तो उनके कनेक्टेड लोग ही वहाँ पर पहुँच पाते हैं, बाहरी लोग वहाँ जा ही नहीं पाएगा। इसलिए कोलिजियम सिस्टम का बहिष्कार हो रहा था। कि कोलिजियम सिस्टम आया कहाँ से? 1983 से आया। और वो केस क्या कह रहा था कि 1983 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा याचिका दायर की जाएगी। और इस 82 वाले में क्या, एसपी गुप्ता ने प्रथम न्यायाधीश के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम न्यायाधीश केस के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आया कोलिजियम सिस्टम कहाँ हुआ। तो अगर 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का कोलिजियम सिस्टम होगा, 4 हैं, अगर 2 भी कोई खिलाफ हैं तो नहीं हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक नहीं। तो सही है, ये योग्यता है। वह लगातार कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में ऐसे 2 अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो। भाई सुप्रीम कोर्ट का वो बनना है तो उच्चतम न्यायालय में, तो भाई हाई कोर्ट में 5 वर्ष करना, कम से कम 10 वर्षों तक वकालत करे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में। राष्ट्रपति की नज़रों में वह एक विधिवेत्ता हो तो 10 वर्ष तक वकालत, 5 साल का उच्च न्यायालय में काम न्यायाधीश के रूप में, राष्ट्रपति की नज़रों में एक परंपरागत। ये किसके लिए है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के लिए है, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के लिए। दुर्व्यवहार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया या असमर्था। तो राष्ट्रपति का आदेश सदन के प्रत्येक सदन के अभिभाषण द्वारा पारित, ठीक है, विशेष बहुमत वर्तमान एवं मतदान का 2/3 भाग पदमुक्त हटा दिया गया। कुल मिलाकर जैसे महाभियोग लगाया जाता था, ठीक वैसा ही है कि राष्ट्रपति का आदेश होगा, फिर सदन के प्रत्येक सदन अभिभाषण होगा, उसका विशेष मत मिलेगा, उसका 2/3 जैसे मिला, जाओ भैया बाय बाय टाटा खत्म, ठीक है ना। तो संसद कानून द्वारा किसी संबोधन की प्रस्तुति और खंड 4 के तहत न्यायाधीश के दुर्व्यवहार एवं अक्षमता की जांच और सबूत के लिए प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 LS इतना RS सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा राज्यसभा में 50, लोकसभा में 100, 3 सदस्यीय वेतन विशेष बहुमत। तो ये हमारा हुआ दुर्व्यवहार के प्रति न्यायाधीश को हटाना। प्रत्येक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सक्षम शपथ लेगा और उसके बाद फिर अपने कार्यालय में प्रवेश करेगा। समझ में आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो नियुक्त किया जाएगा कौन करेगा? राष्ट्रपति। कैसे करेगा? इसके लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? 10 साल एडवोकेट रहा हो उच्च न्यायालय में या 5 साल न्यायाधीश रहा हो, भारत नागरिक होना ही चाहिए। पहले शपथ लेगा, फिर उसके बाद किसके प्रति लेगा? राष्ट्रपति या उसके नियुक्त हो किसी व्यक्ति द्वारा। जैसे उनके पास टाइम नहीं रहा तो भैया चल करवा दे कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभाला है वह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष दलील या कार्य नहीं करेगा। समझ आ रहा है? कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभाला है वह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत या किसी प्राधिकारी के समक्ष दलील या का कार्य नहीं करेगा। दलील मतलब एडवोकेटिक का काम नहीं करेगा, ये होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 125 में क्या है? न्यायाधीशों का वेतन। तो 124 में क्या है भैया? याद रहेगा ना। 124 में भैया ये बहुत बड़ा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124, 125 में वेतन का क्या है? अच्छा बताओ किस अनुच्छेद में ये वेतन की किस सूची में, अनुसूची में गया है? दूसरी अनुसूची में। चलो, पैसा वेतन जैसे संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा वही मिलेगा। ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का हकदार होगा जो समय समय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत निर्धारित होगा। तो पहला 125 में 125 में हो गया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। चलो, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यालय रिक्त होगा
तब कर्तव्यों का पालन न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक द्वारा किया जाएगा। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। तो 125 में पैसा हो गया, 126 में कार्यवाहक कोई नियुक्त किया गया। 127 की बात करते हैं, तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम मौजूद नहीं होता। अच्छा, कोरम क्या होता है? पीछे क्लास में समझाया गया था कोरम क्या होता है। तो सीजीआई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित हाईकोर्ट के परामर्श के बाद विशिष्ट अवधि के लिए एक तदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। तदस्थ न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के योग्य होना चाहिए। तदस्थ किसी विशेष प्रयोजन के लिए अचानक किया जाता है। तदस्थ मतलब जैसे एक मिला से देखो जाए तो अचानक कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए होता है कि तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति के बिना सहमत से ये भी नहीं हो पाएगा। 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 128 की बात ये हो रही है। तो 127 हो गया ना, तदस्थ मतलब अचानक न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 125 में वेतन, 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। चलो आगे बढ़ो। भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। 129 भैया बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट लो। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछो मत भाई, वेल इम्पोर्टेंट। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी तो पूछो मत, आना ही आना है भैया, समझ रहे हो। ये पॉलिटी की ऐसी सीरीज है जिसको हर एक एग्जाम में तुम बढ़िया धड़ाधड़ उड़ाते चले जाओगे। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति शामिल होगी। 130 उच्चतम न्यायालय की सीट। तो 129 में क्या है? अभिलेख न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कैसा कार्य करेगा? अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, उसके पास ऐसे न्यायालय के सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के दंडित करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। अभिलेख का मतलब समझ में आ गया ना, कि नीचे वाले अगर कुछ करोगे तो पिट्ठा छाड़ देंगे, कहने का मतलब ये हुआ। उच्चतम न्यायालय सब कुछ कर सकता है। चलो, उच्चतम न्यायालय की सीट। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थानों पर बैठेगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश समय समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी से नियुक्त कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पढ़ समझते हैं। 131 में क्या है कि केंद्रीय कानूनों के संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार है। 43 संविधान संशोधन 1977 द्वारा निरस्त, खत्म कर दिया, जाओ, टिट फॉर टॉट। 132 कुछ मामले में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपील क्षेत्राधिकार होता है। वो कौन कौन से मामले हैं भैया? मतलब उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा हो गया। कुछ मामले जैसे भारत के क्षेत्र में उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, चाहे वह दीवानी, आपराधिक या कार्यवाही में हो। समझ जाए ना? तो यही सब है, छोटा मोटा दीवानी सिवानी यही सब जो हो रहा है, ये सब फैसले हैं। तो आगे पढ़ते हैं 33 और 34। 33 में क्या है? सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकारी होगा। सीधी सी बात है, उच्च न्यायालय से ज़्यादा कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का आपराधिक मामलों में क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का। तो सीधी सी बात है, सिविल मामलों में भी उच्चतम से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का होगा। आपराधिक मामलों में भी किसका होगा? तो 133-34 सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का होगा। हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। 135 मौजूद कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 136 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति। 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों का आदेशों की समीक्षा। आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए किसी नियम के बंधनों के अधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरीक्षण करने की शक्ति हो गई। तो याद रहेगा ना? तो
34 में क्या हो गया, आपराधिक मामलों हो गया या मौजूदी, इसमें किसका रहेगा 136 उच्चतम न्यायालय का विशेष अधिकार अनुमति है इसमें। कुल मिलाकर क्या है कि 34, 35, 36, 37 तीनों में देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय के लिए उसके बारे में उसकी उच्चता उसकी शक्ति का वर्णन किया गया। आपराधिक मामले होगा तब भी होगा, और 33 में सिविल मामला होगा तब भी सुप्रीम कोर्ट का होगा। ठीक है ना। 138 पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के शिक्षाधिकार का विस्तार संसद द्वारा करेगा भैया, सीधी सी बात है। सर्वोच्च न्यायालय का शिक्षा विस्तार होगा, संसद करेगा, लोकसभा शांति होगा। 139 सर्वोच्च न्यायालय के कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करेगा। अब रिट कौन कौन सी है? 129 याद रखना, अध्यादेश 129 वाला, ठीक है ना। संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के खंड 2 में उल्लिखित प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के निर्देश आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी, प्रतिष्ठित, परमादेश, परिषद, परीक्षा और उत्प्रेक्षण रिट या इनमें से कोई भी प्रकृति के लिए रिट है तो जारी करने की शक्ति प्रदान करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। कुल मिलाकर ये जो आप लोगों को पढ़े थे ना मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परिषद, अधिकरण, परीक्षा, नहीं ये रिट जारी करना है, नहीं वो दूसरी बात है, सॉरी ये रिट जारी करने की शक्तियाँ हैं। आगे पढ़ते हैं 140 में क्या है भैया? 140 में ये है कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्तव्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने की मदद के लिए सहायक शक्तियाँ प्रदान करता है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। 140 में सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। 141 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। 142 क्या है? उच्चतम न्यायालय की डिक्री और डिक्री आदेशों का प्रवर्तन तथा खोज आदि के संबंध में उपदेश है। तो भैया इसको रटी लो। आप क्या इसमें याद कराएं कैसे ट्रिक है? अब वो नहीं पकानी कोका दियो वाली सिस्टम थोड़ी ना इसमें तो बढ़िया अदालत है। अदालत क्या है उसमें जानती हो, अदालत में सीधे बहस होती है। तो भैया यहाँ एक एक पॉइंट पर बहस होती है, समझ रहे हो ना। चलो आगे पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले या केस में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। अब आगे पढ़ते हैं। 1900 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1984 भोपाल गैस तरदसी यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड शक्तियों का बंटवारा, ये कुछ ऐसा ही हुआ था। जुडिशरी एक्टिविज्म, मिथाइल आइसोसाइनाइड 1984, ये कहाँ हुआ था? भोपाल गैस। ये याद रखना, मिथाइल, ये कहाँ से क्वेश्चन उसका आगे कहीं भी पूछ ले सकता है। इसका संबंध क्या है? इसी यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड शक्तियों का बंटवारा यहीं से इसी केस के बाद समझ में आया। 142 में क्या हुआ? आदेशों का परिवर्तन खोज के संबंध में। तो कौन कौन क्या करेगा? न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। चलो आगे पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति 143 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट 139 है, 129 था, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा ये 143 है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। चलो इसको पढ़ते हैं। यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कानून या तथ्य का कोई प्रश्न उठ गया है तो राष्ट्रपति उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त कर सकता है। ग्रहण कनाडा से करेगा। ये कहाँ से किया गया? कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। 72 में राष्ट्रपति के समाधान याद रखना। 72 में क्या है? राष्ट्रपति के समाधान। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं। 144 ये है, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। चलो 144 में नागरिक और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना। नागरिक और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना। अब देखो इसको हम सीधे 131 तक 131, 32, 33 का कुछ फार्मूला थोड़ा बहुत है उसको बताते हैं। चलो, सुप्रीम कोर्ट स्थापना 125S सैलरीज, 125 होता है ना पैसा, 126 में एक्टिंग जजेस, 127 में एडोक जज, 128 में रिटायर्ड जज, 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 130 में सीट दिल्ली एज ए सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 131 में ऑफर, 32, 33, 34 में अपील क्षेत्राधिकार। इसको कैसे याद करोगे? एससी सार्क सीट ऑफर,
SC सार्क सीट ऑफर, याद रखो, SC सार्क सीट ऑफर। सार्क एक होता है राष्ट्रीय क्षेत्रीय साउथ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है। सार्क का मतलब याद रखना। तो SC सार्क सीट ऑफर याद रखना। आ जाओ 145 पर, 145 और 46 पर। 145 क्या है? न्यायालय का नियम, न्यायालय का नियम आदि। सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति की मंजूरी से न्यायालय की प्रणाली और न्यायालय को समानता विनिमय करने के लिए नियम बना सकता है। 146 आ जाते हैं। अधिकारी गैर सेवक का उच्चतम न्यायालय के व्यय। 146 क्या है? आधिकारिक और सेवक का उच्चतम न्यायालय और व्यय। तो देखो भैया, ये थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करें, इसमें थ्योरी है, इसमें कौन सा याद करने का वो ट्रिक बताऊँ। सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियों भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जाएगी जैसे वह निर्देश करें। सही बात है। ये कहो, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवाओं की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी। बिल्कुल सही है। और थर्ड पॉइंट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में दिए सभी वेतन भत्ते पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर शामिल किया जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 143 अब इम्पॉर्टेंट आ रहा है इसके बाद 148। तो 129 याद रखना, 143 याद रखना, और उसके बाद 148। अब बताओ 129 में क्या है, 143 में क्या है, और 148 तो बता ही गया था CAG। 147 क्या है? अनुच्छेद 147 का सीमित उद्देश्य कानून के किसी भी महत्व प्रश्न के संबंध में संदर्भ को स्पष्ट करना। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ साथ संविधान की व्यवस्था शामिल की गई है। आ गया भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट CAG। अब बताओ AG कहाँ थे? AG 76 में थे और CAG 148 में थे। याद रहेगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा के कर्तव्य एवं शक्तियाँ, मतलब कि भारत के नियंत्रक महालेखा और उनके कर्तव्य और शक्तियाँ 49 में। 50 में संघ और राज्यों के खातों का संपन्न प्रपत्र। ये 149 148 याद है ना। भारत के नियंत्रक और महालेखा अधिकारी, याद रट लो इसको। भारत के नियंत्रक महालेखा अधिकारी, उनके कर्तव्य और शक्तियाँ 48 49 148 149। भारत के नियंत्रक महालेखक अधीक्षक परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। दूसरा क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। रट लो, 5 बार बोलो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा अधीक्षक कौन सा? 148 149 नियंत्रक एवं महालेखा अधीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। 150 और 151 क्या है? संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र। संघ और राज्यों के खाते ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। लेखा परीक्षा रिपोर्ट 151। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्या है? संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। किसी भी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भारत के राज्यपाल 3 को प्रस्तुत की जाएगी, जिन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद 1836। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य न्यायाधीश भी बता दो भैया, इलाहाबाद 1866 में हुई थी। मुख्य न्यायाधीश भी बता दो। मुख्य बिंदु, चलो हाँ ये याद रखना भैया। पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता 1862। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांदी। हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल। ये हाई कोर्ट वाला तो याद ही कर लो भैया। सुप्रीम कोर्ट ना याद पाए तो हाई कोर्ट का याद कर लो। तो पहला हाई कोर्ट कहाँ बना? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, तीनों को मिलाकर किया गया। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। पहली महिला न्यायाधीश, पहली मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की तो लीला सेठ। अब देखो इसको याद करा दूंगा मैं, ये नहीं भूलोगे। देखो सेठ नाम की चीज़ क्या होती है?
जो भैया पैसे वाला हो, एकदम बढ़िया गद्दी पर बैठा हो, वही है सेठ। मोटू सेठ पलंग पे लेट, गाड़ी आई फटका पेट, वही हाल है हिमाचल। और हिमाचल में जान ही रहे हो, शिमला है ना। तो अन्ना चांदी चाणी, अन्ना चाणी केरल, ये हिमाचल से हैं। तो याद रहेगा ना, लीला सेठ, सेठ मतलब सेठ मुख्य न्यायाधीश, और उससे छोटा वाला अन्ना चाणी। और पहला कहाँ, कलकत्ता। टोटल इसमें कितने होंगे, 25। और सुप्रीम कोर्ट में कितने होंगे, 1+33। पहले कितने थे, 7। हाई कोर्ट याद रहेगा ना। तो ये हाई कोर्ट हाई कोर्ट कहाँ, 151 में है। अब थोड़ा सा हाई कोर्ट का थोड़ा संबंध है, तो इसलिए 214 थोड़ा छोड़कर आगे बढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। बस सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया तो उच्च न्यायालय भी पढ़ लेते हैं। 214 में क्या है, 214 में क्या है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और 124 में क्या है, देखो, एक को इधर करो, दो को इधर करो, तो 124 बन जाएगा। इसको इधर करो, इधर कर लो, इसीलिए बनाएगा। स्टार्टिंग के 12 को 21 करो, 21 को 12 करो। अब वो 21 करोगे हाई कोर्ट, और 12 करोगे तो सुप्रीम कोर्ट, याद रहेगा ना। या ऐसे कर लो कि 124 पहले कौन आया था, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कौन आएगा 214 में, हाई कोर्ट, याद रहेगा ना। पहले आया सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आया देखो। अब इनका क्या है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख 129 में अभिलेख कहाँ था, सर्वोच्च न्यायालय का। और यहाँ पर अभिलेख कहाँ है, एक 215 में, ठीक है ना। 215 में हमारा ये आ गया इनका। और 129 में किसका था, सुप्रीम कोर्ट का, याद रहेगा ना। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, और उसके पास ऐसे न्यायालय के सभी शक्तियाँ होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी होगी। 216 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो उच्च न्यायालय का गठन, प्रत्येक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्ति करेगा। 1+7 पहले थी, 1+7 सिस्टम है। 217 उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश के पद की नियुक्ति शर्तें। तो शर्तें वही है, देखो, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ वारंट करता है। तो उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल, तो राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश मिलकर इनकी वो करते हैं, बाकी राष्ट्रपति वो कर देता है हस्ताक्षर। तो एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट वैसे भी ये भी त्याग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के हटाने के लिए अनुच्छेद 145 के खंड 4 में प्रदान किए गए तरीके से राष्ट्रपति द्वारा एक न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब देखो समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी यही सिस्टम रहा, अपने हाथ से भाई त्याग पद दे सकता है। और हाई कोर्ट में रहा, हाई कोर्ट क्या है 214 में है, सुप्रीम कोर्ट का है 124 में है, याद रखना, ठीक है ना। अब आगे एक दो पार्ट और पढ़ते हैं कि किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने या राष्ट्रपति द्वारा भारत के क्षेत्र के भीतर किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने से रिक्त हो जाएगा। सीधी सी बात है, इधर उधर फिर करोगे तो हो ही जाएगा, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक हो। बिल्कुल सही बात है, वही हाल है। कम से कम 10 वर्ष तक भारत का क्षेत्र न्यायिक पद रहा हो। और दूसरा पार्ट ये है कि कम से कम 10 वर्षों लगातार हाई कोर्ट या 2 से अधिक न्यायालयों का वकील रहा हो। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट में 10 साल वकालत कर रहा हो या 5 साल जज बना हो, 2 या 2 से अधिक उच्च कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए 10 वर्षों तो जो क्षेत्रीय वाले होते हैं उसमें न्यायिक पद पर कार्य कर रहा हो, या 10 साल लगातार हाई कोर्ट या 2 से अधिक न्यायालयों को वकालत कर रहा हो। अगर हाई कोर्ट के वकालत हो तब भी वहाँ के वो बन सकते हो। आगे पढ़ते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 62। चलो, अधिकतम उम्र 62 के बाद भैया रिटायरमेंट हो जाएगा। नंबर 3 है, किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो प्रश्न का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। तो उम्र क्या है, संसद कुल मिला के ये है। 218 में क्या हो गया, 218 में उच्चतम न्यायालय संबंधित कुछ प्रावधानों का
हाई कोर्ट लागू करेगा। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ। हाँ, शपथ याद करना। अब बताओ किस अनुसूची में शपथ है? अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 2 में क्या है? पैसा, वेतन और भत्ते। याद रहेगा ना? 219। तो 214 में क्या हुआ? हाई कोर्ट। 215 में अभिलेख। 219 याद रखना शपथ। तो उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीश बनाने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा सम्मत किसी में नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष हस्ताक्षर करेगा। चलो 220 क्या है? स्थायी न्यायाधीश होने के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध। भैया अब अभ्यास नहीं कर सकते तुम। अभ्यास कर रहे हो तब तो IPL खेलने का समय है, तुम अभ्यास करने जा रहे हो। भैया 220 में यही है 20 देखो 20 आ भी गया है 220 तो 20 हो गया। याद रखना इसी से। अभ्यास की जरूरत नहीं है भैया, IPL सीधे खेलना है। याद रहेगा ना 20। अरे यार 2 × 20 बराबर 220, 20 × 20। लॉजिक लगाओ ना। रीजनिंग पढ़े हो तभी। ये पढ़ो, किसी भी व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के बाद हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद संभाला है, सुप्रीम कोर्ट या अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी पदाधिकारी के समक्ष दलील नहीं करेगा। वही चीज़ जैसा सुप्रीम कोर्ट में है, एक बार होने के बाद भैया नीचे नहीं आ सकते तुम। दलील ही मत करो। न्यायाधीशों का वेतन, अब बताइए 221 में वेतन हो गया। कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं। आगे 22-23 पढ़ते हैं। 222 में क्या है? तो 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय में से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, बिल्कुल सही है। 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा। ये जो सर्वोच्च न्यायालय में है वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है ना? अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जब किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब कोई मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने कार्यालय के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन अन्य में से किसी एक द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के रूप में न्यायालय के न्यायाधीशों को इस उद्देश्य के नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है ना? इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। 224 में आ जाओ। 224 क्या है? 224 क्या है? अरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब सुप्रीम कोर्ट में बताइए, अभी जो पढ़ाया गया था अरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कब हुआ था? बताओ अगर याद हो तो भाई। तो ये हो गया, यदि किसी हाई कोर्ट के कामकाज में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कुछ समय के लिए बढ़ाई जाएगी, तो राष्ट्रपति अतिरिक्त रूप से योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे अवधि के लिए जो 2 वर्ष से अधिक न हो, जैसा कि वह निर्देश करे। जब तक न्यायाधीश के अलावा किसी न्यायालय का कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो या उसे अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाए, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायालय नियुक्ति आयोग के समर्थन में किसी सम्यक रूप से अहित व्यक्ति को उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तब तक कार्य करने के लिए नियुक्ति करेगा जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपना कार्यभार नहीं संभाल लेता। बिल्कुल वही है, क्या कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति जब तक कार्यभार नहीं तब तक वो दूसरा संभालेगा। किसी हाईकोर्ट के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात धारण नहीं करेगा। 62 पे रिटायर। अब चलो 224, 225 आ गए ना। 226, तो 224 में क्या है? उच्च न्यायालय की बैठकों के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 में मौजूद उच्च न्यायालय के शिक्षणाधिकार। 226 में रिट जारी करने की, ये याद रखना। तो 214 याद रखना, 215 याद रखना, 226 में याद रखना। उसमें 124 याद रखना, 129 याद रखना, 148 याद रखना, 143 याद रखना, 149 याद रखना, ठीक है ना? 226 उच्च न्यायालय में कुछ रिट जारी करने के लिए है, तो इसको पॉज करके आराम से पढ़ लेना। ये मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, सब केवल पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ लो और रिट कैसे जारी की जाती देखो, ये पॉज कर लो, इसको पढ़ लो, उसके बाद ये पढ़ लो।
यहाँ से। चलो ये पॉज करो, पहले इधर पढ़ो फिर इधर। हम आ गए हैं सीधे 27 पर। 27 में क्या है? उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों का अधीक्षण की शक्ति। ठीक है ना। 128 कुछ मामले में उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना। 129 उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं सेवक का व्यय। 230 में उच्च न्यायालय के अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। इन चारों को देख लो। और उसके बाद आ गया भाई कुछ प्रॉब्लम वाली बात। संसद कानून पर सुप्रीम हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है या किसी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकती है। अंडमान निकोबार, मतलब कहने का मतलब है कई लोगों के लिए एक ही वो बना दिया जाए। ये तो बढ़िया यार। 230 में जैसे लक्षद्वीप, ये याद रखना कि लक्षद्वीप का कहाँ है? कोच्चि, पांडिचेरी का मद्रास है, जम्मू कश्मीर का लद्दाख है, चंडीगढ़ का, पंजाब हरियाणा दादरा नगर महाराष्ट्र, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता। भैया अंडमान निकोबार वाले कहाँ ही हाई कोर्ट? कलकत्ता में ही हैं। और दादरा नगर हवेली वाले कहीं कैसे यार? पनिया में उड़ के ही हैं, जहाज से ही हैं उड़ का। दादरा नगर हवेली वाले कहाँ ही हैं? महाराष्ट्र। चंडीगढ़ वाले कहाँ हैं? पंजाब और हरियाणा। लक्षद्वीप वाले कोच्चि केरल। पांडिचेरी वाले मद्रास। जम्मू कश्मीर वाले लद्दाख। तो 231 दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय। 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन के बारे में आइए हम बताते हैं। 7वां संविधान संशोधन क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग था। 7वां संविधान संशोधन क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली कमीशन। 14 राज्य 6 यूटी 1956। समझ रहे हैं? 14 राज्य 6 यूटी 1956। 1956 यही है। 14 राज्य 6 यूटी। फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन राज्य पुनर्गठन आयोग इसको बोला जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि महाराष्ट्र गोवा का गोवा कर दिया गया, अरुणाचल इतना इसका गुवाहाटी। ये हाई कोर्ट की बात हो रही है। दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय। कहने का मतलब महाराष्ट्र और गोवा का एक हो गया महाराष्ट्र, इधर वाला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, असम वाले क्या हो गया? गुवाहाटी। तो गुवाहाटी 4 लोगों के लिए करता है। और यहाँ अंडमान निकोबार कलकत्ता। तो गुवाहाटी कितने राज्यों का है? 4 का याद रखना। अब देखो इसको याद करने का ट्रिक है, अगर रट लो तो ठीक ही है, ये तो इंग्लिश में हमें खुद ही नहीं समझ में आता है। देखो NHRC, NHRC हो गया, AAO रीसेट, NHRC AAO रेस्ट, मतलब कि NHRC AAO के बाद रेस्ट। याद रहेगा ना। अब हाई कोर्ट हो गया 224, R फॉर 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 216 कॉन्स्टिट्यूशन, A फॉर अपॉइंटमेंट, A फॉर एप्लीकेशन ऑफ सर्टन डियोजन, O फॉर ओथ, R फॉर रेस्ट्रिक्शन, E फॉर गलत कोई नहीं, S फॉर सैलरी 221 बता दे, और 222 में ट्रांसफ़र। चलो ये हो गया भाग 6 उच्च न्यायालय। थोड़ा सा भाई उच्च न्यायालय दोनों खत्म ही कर देते हैं। 233 क्या है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला वाला भी पढ़ लो ना। इसमें क्या है? किसी राज्य के जिला न्यायाधीश नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस समय के राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले हाई कोर्ट के परामर्श करके करेगा। जिला में जो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि वह व्यक्ति जो संघ या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, जिसका जिला न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता का लीडर कर चुका, और उसकी नियुक्ति हाईकोर्ट के ने की सिफारिश की जाएगी। लो भैया 7 वर्ष पहले तुम काम करो अधिवक्ता के रूप में, उसके बाद जिला में आओगे। कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का सत्यापन।
अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला अधिकारी न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भी भर्ती होती है। जैसे किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और ऐसे राज्य के संबंध में आधिकारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात उस नियमित उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। 235 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। चलो, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, तो जिला न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उसके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद के अवसर किसी पद में धारण करने वाले व्यक्तियों को पद स्थापना और पदोन्नति और उनकी छुट्टी देना उच्च न्यायालय में से निहित है। अब इसको याद कैसे कराते हैं? फिर से आ जाओ, ऊपर आ जाओ एकदम एक स्टार्ट से मेरे प्यारे दोस्त। अब इसको याद कैसे कराते हैं? देखो, भाग 5 हो गया, रिपीट कराते हैं। भाग 5 है ना? भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय। देखो चलो 124 में क्या है, चलो बताओ। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं संगठन। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं संगठन। 125 में बताओ क्या है? वेतन। 125 में वेतन। 126 में क्या? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 127 में तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब अचानक वाले। 128 में क्या? उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त अधिकारियों की उपस्थिति। 129 क्या? उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। 130 क्या है? उच्चतम न्यायालय की सीट। 132 में क्या है? कुछ मामले में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्रीकार। 133 क्या? सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय के अपील से सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार। 134 क्या है? आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार। 135 में क्या है? मौजूद कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय का प्रयोग की जाएंगी। 136 में क्या? उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति। 137 में क्या? सर्वोच्च न्यायालय का द्वारा निर्णायकों या आदेशों की समीक्षा। 138 में क्या? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। 139 का सर्वोच्च न्यायालय का कुछ रीट जारी करने की शक्तियां का प्रदान। 140 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां। 141 में क्या? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी। 142 का उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन तथा खोज आदि के संबंध में आदेश। 143 में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। 144 नागरिक और न्यायिक प्राधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना। 145 न्यायालय का नियम आदि। 146 आधिकारिक और सेवक का उच्चतम न्यायालय के व्यय। 147 अनुच्छेद 147 का सीमित उद्देश्य कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ में स्पष्ट करना। 148 भारतीय नियंत्रक महालेखा अधिकारी। 149 नियंत्रक महालेखा अधिकारी के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। 150 संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र। 151 लेखा परीक्षा रिपोर्ट। आगे आते हैं हाई कोर्ट। 214 हाई कोर्ट की स्थापना। 215 अभिलेख। 216 उच्च न्यायालय का गठन। 217 उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति। 218 उच्चतम न्यायालय में सम्मिलित कुछ प्रावधानों का हाई कोर्ट पर लागू होना। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को द्वारा शपथ। 220 2020 स्थायी न्यायाधीश होने के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध। 120 न्यायाधीशों के वेतन। 221 न्यायाधीशों के वेतन। 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय पर स्थानांतरण। 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 उच्च न्यायालय में बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 मौजूद उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 226 रीट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ। 227 उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। 228 कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना। 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक एवं 230 उच्च न्यायालयों के आधिकारिकता पर संघ क्षेत्रों पर विस्तार। 231 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य शक्तियों की भर्ती। 235 अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण। तो ये हमारी बुलेट जैसी क्वेश्चन और यहाँ पर ये समाप्त होता है। तो आप आज की संघ न्यायिका तीनों हम ख़त्म कर दिए हैं
और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर एंड करते हैं। और थोड़ा सा आप लोग लाइक भी, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। हर हर महादेव।